आगे हम सब देखते हैं सामने वाले सभी वॉरियर्स अपनी पूरी ताकत दिखा चुके थे, वो सभी अपनी फुल पावर पे थे और हमारे वाले वॉरियर्स की पूरी ताकत देखना चाहते थे। तो सभी जी फाइटर्स उनकी ख्वाहिश को पूरा करते हुए ऐसा ही करने लगते हैं, वो अपनी असली ताकत बाहर लाने लगते हैं। सबसे पहले गोहान अपनी पावर को बढ़ाना शुरू करता है, बहुत मैसिव लेवल पे अपनी पावर को बढ़ाता है और बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ट्रंक्स ने पहली बार गोहान को इस ताकत में जाते देखा था, उसे गोहान की ये ताकत एकदम कमाल लगती है। अब बारी आती है पिकलो की, वो भी ऐसा ही करते हैं, अपनी पूरी ताकत बाहर ले आते हैं और ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ऑरेंज फॉर्म में। फाइनली ब्रोली भी पावर अप करता है और अपनी लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अभी यहाँ पर आप सबको एक छोटा सा नोट देना पड़ेगा। दरअसल ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर 103 में जब गोहान और ब्रोली का बैटल हुआ था, तब गोहान तो बीस्ट फॉर्म में था और ब्रोली सुपर सैयन फॉर्म में गया था। ब्रोली की सुपर सैयन फॉर्म को देख के सबको ऐसा लगा था कि शायद येलो हेयर वाली नॉर्मल सुपर सैयन फॉर्म है, पर असल में वो लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म थी। बाद में जब कलर वाला वर्जन बाहर आया था, तब हम सबको पता चला था कि ब्रोली के बाल येलो नहीं हुए थे बल्कि ग्रीन हुए थे। कहानी पे अगर वापस आए तो ट्रंक्स तो पहले से ही सुपर सैयन गॉड फॉर्म में था, तो वो क्या करता है, अपनी पावर बढ़ा लेता है और अपनी फुल पावर पे आ जाता है। टर्टल सेंस कर पाता है कि भाई सामने वाले सभी वॉरियर्स बहुत पावरफुल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उसे अपनी पावर पे पूरा भरोसा था। बैटल अभी शुरू होता है। यहाँ पर अभी 4 सी फाइटर्स बचे थे, गोहान, पिकलो, ट्रंक्स और ब्रोली। सामने 4 ही अपोनेंट्स बचे थे। वहाँ पर था टर्टलिस, कम्बर, बोजैक और डॉक्टर पीलो। सबसे पहले गोहान अटैक करने पड़ता है टर्टलिस पे। वो टर्टलिस के पेट में इतनी जोर से पंच मारता है कि टर्टलिस की हालत खराब हो जाती है। टर्टलिस को पता भी नहीं चलता कि ये बंदा कब आया, कब आके इसने अटैक कर दिया। वो गोहान को आता हुआ नहीं देख पाया था, उसे बहुत बुरी तरह लगती है। वो पीछे आके हिट होता है। कम्बर अटैक करने पड़ता है ब्रोली पे। दोनों ही बंदे पूरे पावर हाउस थे, पर ब्रोली उसके अटैक को आसानी से रोक लेता है। कम्बर डार्क ऑरा का इस्तेमाल करता है ताकि ब्रोली का फोकस हटा सके, पर ब्रोली की लेजेंडरी पावर उसके डार्क ऑरा को मिटा देती है। कम्बर हैरान हो जाता है, ब्रोली की अटैक करता है। कम्बर को ये अटैक लगना ही था, वो भी पीछे आके स्लैम होता है। बोजेक अटैक करने आता है पिकलो पे, उनके चेस्ट पे पंच मारता है। पिकलो इस अटैक को हेड ऑन लेता है, पर उन्हें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। पिकलो काउंटर पंच मारते हैं और बहुत ही जोर से मारते हैं, इतनी जोर से मारते हैं कि बोजेक की जो फाइट करने की विल थी वो खत्म सी हो जाती है। बात करें ट्रंक्स की, वो डॉक्टर वीलो के अटैक से बचते हुए उनके पास आता है, उनके पेट में पंच मारता है, तेने किक करके उन्हें पीछे लॉन्च कर देता है। जो बैटल अभी तक बहुत सीरियस लग रहे थे, एक सेकंड में मजाक बन के रह गए थे। सामने वालों को अंदाजा ही नहीं था कि हमारे वाले वॉरियर्स के पास ऐसी ताकत होगी। बैटलफील्ड से धुआं हटने लगता है, तो हम सब देखते हैं टर्टलिस को, जो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, पर हार मानने को तैयार ही नहीं था। पता नहीं ये कितनी मार खाएगा। गोहान इसकी इच्छा को पूरी करता है, दुगनी स्पीड से इसके पास आता है, रिवर्स किक मारता है। टर्टलिस को फिर से बुरी तरह लगती है, एक बार फिर से जमीन पे स्लैम होता है। बेसिकली गोहान ने स्टेटमेंट दिया था कि नीचे आराम से पड़ा रहे, वैसे भी थोड़ी देर बाद मौत तो आने ही वाली है। कम्बर भी उठने की कोशिश करता है कि इतने में ब्रोली फिर से की अटैक कर देता है, जो कम्बर को आके हिट होता है। कम्बर हंस रहा होता है, ब्रोली की तारीफ करता है, तेने एक साथ जमीन पे गिर जाता है और बेस फॉर्म में वापस आ जाता है। इसका बैटल भी कंप्लीट हो गया था। बात करें डॉक्टर वीलो और बोजेक की, तो भाई इन दोनों की तो उठने की कोशिश भी बेकार जाती है। दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। गोहान पिकलो से पूछता है कि अब इनका क्या करना है, जिस पे पिकलो से कहते हैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते, इनके दिमाग का कोई भरोसा नहीं है, हमेशा उल्टा ही चलेगा। तो अभी ये चारों की अटैक बनाने लगते हैं और इनके सामने जो 4 बंदे पड़े थे उन सब पे एक साथ की अटैक कर देते हैं। ये सभी की अटैक इन चारों को लगने ही थे, क्योंकि इन चारों के पास इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि इनकी अटैक से बचा जा सके। तो अभी टर्टलिस, बोजेक, कम्बर और डॉक्टर वीलो भी मारे जाते हैं। इन चारों के मरने के बाद भी ऐसा ही होता है जैसा जनीम्बा के केस में हुआ था। पहले तो कोई अजीब सी एनर्जी बाहर निकलती है, देन इन चारों की बॉडी गायब हो जाती है। सभी सी फाइटर्स पावर डाउन करते हैं, बेस फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि इन सब का काम खत्म हो गया था। गोहान कहता है अब बस टेड और विजिटा वापस आ जाएं, पता नहीं वो फ्रीजा उन्हें कहां लेके गया होगा। पिकलो इस बात पे कहता है मैंने पहले भी कहा था ना, उन दोनों की चिंता मत कर, वो अपना काम पूरा करके जल्दी ही वापस आएंगे। इसके बाद कहानी आ जाती है गोकू और विजिटा पे, जो फ्रीजा के पोर्टल के अंदर गए थे और अभी इस पेड़ के सामने खड़े थे। गोकू अपने आसपास देख रहा होता है और कहता है शायद इस जगह पे बस उस पोर्टल के जरिए ही आया जा सकता है जिसे फ्रीजा ने बनाया था। विजिटा इस बात पे कहता है ये एक बैरियर की तरह है जो किसी ने अपनी ताकत से बनाया है, शायद उसी ने अपनी ताकत से बनाया होगा। फ्रीजा इन दोनों के सामने आ जाता है और कहता है बिल्कुल सही कहा तुमने, मैंने ही इस बैरियर को अपनी ताकत से बनाया है, इसलिए जब तक मैं ना चाहूँ यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता। वैसे मेरे इस पेड़ को देखो, कुछ ही पल में ये पूरा होने वाला है और जैसे ही ये पूरा होगा बैरियर के बाहर का पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाएगा। गोकू और विजिटा इस बात को सुन के डर जाते हैं, एक तो पूरा का पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाएगा, ऊपर से पिकलो, गोहान, ट्रंक्स और ब्रोली भी बाहर ही थे। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होगी कि अगर पूरा यूनिवर्स तबाह हो गया तो यूनिवर्स 7 में जो सुपर ड्रैगन बॉस पाई जाती हैं वो भी तबाह हो जाएंगी। दोनों सेंस बिना कोई देरी किए अपनी ताकत बढ़ाते हैं। गोकू जाता है परफेक्टेड यूआई फॉर्म में और विजिटा जाता है अल्ट्रा ईगो फॉर्म में। फ्रीजा हंसने लगता है, अपनी ताकत बढ़ाता है। दोनों सेंस इस बात को फील कर पाते हैं, वो देख पाते हैं कि इस वाले फ्रीजा के पास भी वही वाली ताकत थी। फाइनली फ्रीजा ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी ब्लैक फॉर्म में और अभी इस बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे था। दोनों सेंस अटैक करने बढ़ते हैं, वो पंचेस मारते हैं। फ्रीजा नीचे बैठ के उनके पंचेस को डॉज करता है, दोनों को पंचेस मार के पीछे लॉन्च कर देता है। दोनों पीछे आके स्लैम होते हैं। ब्लैक फॉर्म की ताकत इनसे कहीं ज्यादा थी, दोनों इस बात को जानते भी थे, पर फाइट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था, अभी नहीं तो कभी नहीं। फ्रीजा कहता है जैसा मैंने कहा था इस बार जीत मेरी होगी, तुम कुछ भी कर लो, कितना भी दम लगा लो, मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। दोनों सेंस फिर से उठ जाते हैं। गोकू विजिटा से कहता है भाई अगर तेरे पास कोई आइडिया है तो अभी बता दे, ये दूसरा मौका नहीं देगा। विजिटा इस बात पे कहता है हम दोनों
चाहकर भी इसकी ताकत का सामना नहीं कर सकते। इसकी ताकत सच में बहुत ज्यादा है। गोकू इस बात पे कहता है तो फिर चुपचाप होकर जो मैं चाहता हूँ, बस वही एक रास्ता है इसे हराने का। इसके बाद कहानी फिर से आ जाती है बाकी सी फाइटर्स पे। गोहान अभी भी चिंता में लग रहा था, उसे गोकू और विजिटा की बहुत फिक्र हो रही थी। ट्रंक्स इतना टेंस नहीं लग रहा था, वो तो बस गोकू और विजिटा के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। वो गोहान को टेंशन में देखता है तो उससे कहता भी है इतनी टेंशन मत ले, वो दोनों जल्दी ही बाहर आएंगे। गोहान इस बात पे कहता है टेंशन की बात तो है ना यार, डैड ने खुद बताया था फ्रीजा ने कोई ऐसी ताकत अचीव की थी जिसका सामना हम पांचों मिलके भी नहीं कर सकते। जब फ्रीजा यहाँ पे आया था तब उसके चेहरे पे उसकी ताकत का कॉन्फिडेंस साफ देखा जा सकता था, इसी वजह से वो टेंशन में बिल्कुल नहीं लग रहा था। मुझे बस ये बात समझ नहीं आ रही, जब डैड इस बात को खुद से जानते थे कि वो फ्रीजा की इस ताकत का सामना नहीं कर सकते, फिर वो दोनों उसके पीछे क्यों गए। ट्रंक्स इस बात पे कहता है क्योंकि मैंने उन्हें कुछ ऐसा दिया था जो एक तरह से लास्ट रिसोर्ट की तरह काम करेगा। मैं एक बात यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो दोनों जल्द ही वापस आएंगे और उस फ्रीजा को खत्म करके वापस आएंगे। अब गोहान भी सोच में पड़ जाता है कि ऐसा ट्रंक्स ने उन दोनों को क्या दिया था। वो ट्रंक्स से पूछता है तो ट्रंक्स उसे बता देता है कि उसने असल में क्या दिया था। इस बात को सुनने के बाद गोहान एकदम रिलैक्स हो जाता है क्योंकि अब उसका भी यही मानना था कि फ्रीजा की हड्डी पसली टूटने वाली है और गोकू और विजिटा जल्द ही वापस आएंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि उन दोनों के आने से पहले इस पेड़ को तबाह कर देते हैं। वैसे भी उन दोनों के यहाँ पे आने का यही इंटेंशन था। तो अभी ये सभी इस पेड़ को खत्म करने आगे बढ़ते हैं, पर जैसे ही ये सब आगे बढ़ते हैं एक इनविजिबल सी वॉल इन सबको हिट होती है और ये सभी पीछे हो जाते हैं। ये चारों समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई एनर्जी से बना बैरियर है। ये चारों की अटैक करते हैं पर इनके की अटैक से भी इस बैरियर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोग कहते हैं शायद इस बैरियर के अंदर उसी पोर्टल के जरिए जाया जा सकता है जिसके जरिए फ्रीजा यहाँ पे आया था। गोहान डर जाता है और कहता है अगर उस पोर्टल को बस फ्रीजा ही बना सकता है तो डैड और विजिटा वहाँ से कैसे वापस आएंगे। लेकिन इस बात पे कहते हैं वो दोनों जरूर वापस आएंगे, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे और अगर वापस नहीं आ पाए तो हमारे पास ड्रैगन बॉस तो है ना, वापस ले आएंगे। इसके बाद कहानी आती है प्रेजेंट टाइमलाइन पे। फ्रीजा ने आसपास के सभी प्लेनेट को तबाह कर दिया था, तो अभी वो क्या करता है सीधा बीरस के प्लेनेट पे जाता है। बीरस आराम कर रहे थे पर एक बार फिर से उनके आराम में दखल डाला जाता है। फ्रीजा यहाँ पे आ जाता है, फीस भी उसके साथ ही थे। फ्रीजा कहता है कि इस काम को करने में सच में बहुत मजा आता है। बीरस आराम करते करते कहते हैं कि आसपास के सभी प्लेनेट को तबाह कर दिया ना, कोई छोड़ा तो नहीं। फ्रीजा इस बात पे कहता है अपनी तारीफ खुद से कैसे करूं, आप एक काम करिए अपने भेजे इस एंजल से पूछ लीजिए। बीरस कहते हैं कि अच्छा काम किया तूने, अगर फिर से तेरी जरूरत पड़ी तो तुझे बुला लूंगा, अभी तू जा सकता है। फ्रीजा हंसने लगता है और कहता है मैं यहाँ पे इतने से काम के लिए नहीं आया था, दरअसल मैं तो सोच के आया था कि आपको इस काम से परमानेंट छुट्टी दे दूं। बीरस इस बात पे कहते हैं क्या तू सच में इस यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना चाहता है। फ्रीजा इस बात पे जवाब देता है कि बिल्कुल, इवन अभी तक मैं आपके नक्शे कदम पे ही चल रहा था, आपकी ही तरह मैंने भी अपनी लाइफ में काफी सारे प्लेनेट को तबाह किया है और सबसे बड़ी बात मुझे कोई ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी इतनी ताकत है कि आप मुझे अभी के अभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना सकते हैं। बीरस कहते हैं कि तेरे से पहले मैं किसी और को ऑफर दे चुका हूँ, जब तक उसका जवाब मुझे नहीं मिलता मैं तुझे ये ऑफर नहीं दे सकता। फ्रीजा इस बात पे कहता है कि जवाब तो मिल चुका है, वो आपका काम नहीं कर सकता, अगर कर सकता तो आज मैं आपके सामने खड़ा होके ये बातें नहीं करा होता। बीरस कहते हैं पर फिर भी अभी मुझे ऐसा लगता है कि तेरे से पहले वो हाकेशिन बनना डिजर्व करता है। फ्रीजा इस बात पे कहता है कि माफी चाहता हूँ, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ऐसे जवाब देना पड़ा है पर आज आप बहुत गलत हैं। आप उसकी साइड बस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो काफी टाइम से आपके साथ रहता है और आपने खुद से उसे ट्रेन भी किया है। मुझे लगा था कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के अंदर कोई फीलिंग नहीं होती क्योंकि वो अपनी लाइफ में इतना कुछ तबाह करते हैं, इतने लोगों की जान लेते हैं कि उनके अंदर क्या ही फीलिंग होंगी, पर आप पहले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है जिसको देख के ऐसा लगता है कि आपके अंदर किसी के लिए फीलिंग डेवलप हो चुकी है। शायद वो अर्थ वाले आपको बहुत पसंद है और जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने महसूस किया है, किसी के लिए फीलिंग्स, किसी से लगाव एक डिस्ट्रॉयर की कमी होती है। मैं बस आपसे इतना चाहता हूँ कि आप किसी की साइड न ले, एकदम न्यूट्रल होकर फैसला करें। मुझे बस इतना बताते कि वो किस हिसाब से मेरे से ज्यादा सुपीरियर है, ताकत में या फिर किसी और चीज में। फ्रीजा की ये सब बातें सुन के बीरस गहरी सोच में चले जाते हैं और खुद से ही बातें करने लगते हैं कि क्या फ्रीजा की ये बातें सही थी। वैसे यार अगर ध्यान से सोचा जाए तो फ्रीजा की एक बात में दम तो था, बीरस अभी सी फाइटर्स की साइड तो जरूर लेते हैं। बीरस ने आज तक पता नहीं कितने प्लेनेट को तबाह किया होगा, उन्हें खुद को भी गिनती याद नहीं होगी, अर्थ को भी तबाह करने ही वाले थे पर बीरस ने ऐसा नहीं किया। जब फ्रीजा अर्थ पे वापस आया था और उसने अर्थ को तबाह कर दिया था तब बीरस ने टाइम को रिवाइंड कर दिया था और ऐसा बीरस के कहने पे किया था। इवन एक बार तो बीरस अर्थ पे आए खतरे को खुद से ही खत्म करने वाले थे पर बीच में ग्रैंड पीस की कॉल आ गई तो वो दुम दबा के भाग गए। तो फ्रीजा की इन सब बातों में बहुत दम था, शायद बीरस के अंदर इन सब को लेके फीलिंग डेवलप हो गई थी पर वो इस बात को कभी जताते नहीं थे, हमेशा खाने का बहाना बनाते थे। फिलहाल कहानी पे अगर वापस आए तो फाइनली बीरस एक ऐसी बात कहने वाले थे जो शायद बीरस ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। बीरस कहते हैं कि मैंने फैसला कर लिया, यूनिवर्स 7 का अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तू ही बनेगा। बीरस हैरान हो जाते हैं और फ्रीजा खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली वो गद्दी उसे मिलने वाली थी जिसकी मदद से वो पूरे यूनिवर्स पे राज करेगा। फ्रीजा बीरस के सामने नील डाउन करता है और कहता है मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैं अपना काम बहुत अच्छे से पूरा करूंगा। बीरस भी से कहते हैं कि सुप्रीम का इसे कांटेक्ट करे, वो भी सीधा ग्रैंड पीस के पास जाएंगे और इस सब के बारे में उन्हें बताएंगे। फ्रीजा पूछता है कि वहाँ पे क्यों जाना है तो बीरस उसे बता देते हैं कि वहीं पे जाके रिचुअल परफॉर्म किया जाएगा जिससे तू ऑफिशियल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेगा। बीरस कहते हैं पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने से पहले फ्रीजा को डिस्ट्रक्शन एनर्जी यूज करनी आनी चाहिए ना। बीरस कहते हैं कि इसके गॉड बनने के बाद सिखा दियो, वैसे भी उस ताकत को काफी जल्दी सीख जाएगा, इसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैसे यार मुझे भी ऐसा ही लगता है कि फ्रीजा इस ताकत को काफी जल्दी सीख जाएगा क्योंकि आप सबने ध्यान दिया होगा जब बीरस ने
ने विजिटा को ट्रेन करना शुरू किया था तो विजिटा ने भी इस ताकत को काफी जल्दी सीख लिया था। इवन मांगा के हिसाब से उसे एक भी दिन नहीं लगा था, तो डेफिनेटली फ्रीजा भी इसे काफी जल्दी ही सीख जाएगा। इसके बाद कहानी आती है फ्यूचर टाइमलाइन पे और हम सब देखते हैं गोकू अपनी जेब से वो चीज निकालता है जिसके बारे में सुनते ही विजिटा को हमेशा दिल का दौरा पड़ जाता है। गोकू निकालता है पोटारा इयररिंग, जल्दी से अपने कान में एक लगा भी लेता है। विजिटा को ना चाहते हुए भी लगाना ही पड़ता है क्योंकि यही आखिरी ऑप्शन था। फ्रीजा इस चीज को देख रहा होता है और उसे समझ नहीं आता कि मरने से पहले इन दोनों को इयररिंग्स क्यों पहननी है। फिलहाल दोनों सेंस फ्यूज होने लग जाते हैं और जल्दी ही वो आने वाला था जिसका इंतजार हम सभी काफी टाइम से कर रहे थे। वैसे इनिशियली मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इस कहानी को ऐसे मोड़ पे लेके आ जाऊंगा कि हम सबको इस बंदे की झलक देखने को मिलेगी, और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी तब मुझे एहसास हुआ कि इसको लाया जा सकता है, इसको डेफिनेटली बुलाया जा सकता है, और अगर मैं इसको लेके आ गया तो आप सबको मजा ही आ जाएगा। फ्यूजन कंप्लीट होता है और अल्ट्रा विजिटो यहाँ पे आ जाता है। इस बंदे की प्रेजेंस कमाल की थी जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये बंदा एकदम अलग ही था। फ्रीजा इस बंदे को बड़े गौर से देख रहा था, उसे पता था कि दोनों फ्यूज हो सकते हैं। उसने पहले भी इन दोनों के एक फ्यूजन वॉरियर को देखा था और वो पहले वाला फ्यूजन इससे काफी अलग था, कपड़े भी अलग थे, दिखने में भी अलग था, उसने कोई इयरिंग भी नहीं लगाई थी। फिर अचानक से फ्रीजा को याद आता है कि टूर्नामेंट पावर में केल और कॉलीफ्ला ने इयरिंग लगा के फ्यूजन किया था, जिसका मतलब इयरिंग लगाने से फ्यूजन होता है। विजिटो इज ऑलवेज हंस रहा होता है। काफी टाइम बाद इस बंदे को आने का मौका मिला था। सामने बकरा भी अच्छा था जिसे हलाल करने में इसे बहुत मजा आएगा। पहले बातों से मारेगा फिर हाथों से मारेगा। फ्रीजा कहता है कि जब तुम दोनों पहले फ्यूज हुए थे तो कोई और ही वॉरियर आया था, शायद वो फ्यूज होने का दूसरा तरीका होगा। विजिटो इस बात पे बताने लगता है कि पहले तू गुजिडा से मिला था और तेरी किस्मत अच्छी थी कि उसका नेचर अच्छा था, इसलिए तू बच गया। और आज तू जिसके सामने खड़ा है उसका नाम विजिटो है, और तेरे लिए बुरी खबर ये है कि विजिटो का नेचर बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो सामने वाले को बहुत मारता है। फ्रीजा हंसने लगता है और कहता है तू जानता है तू किससे बात कर रहा है? इस मल्टीवर्स के होने वाले नए ओमनी किंग से। मैं वहां तक पहुंच के दिखाऊंगा। विजिटो फाइट का इशारा देता है। फ्रीजा फाइट के लिए तैयार हो जाता है। विजिटो इंस्टेंटली एक ही साथ इतने सारे की शॉट मारता है कि फ्रीजा की जान निकल जाती है, और जान निकलने से मेरा मतलब है कि सही में जान निकल जाती है। एक ही अटैक में फ्रीजा मारा जाता है, मतलब एक ही अटैक ब्लैक फ्रीजा को खत्म करने के लिए काफी था। हालांकि मरने से पहले फ्रीजा ने जो आखिरी शब्द सुने थे वो कुछ इस तरह से थे कि तू जानने के लायक ही नहीं है। तो यार यकीन करना मुश्किल है, पर अल्ट्रा विजिटो ने आते ही अपनी ताकत का नमूना दिखा दिया था। एक ही अटैक में ब्लैक फ्रीजा को मार दिया था। मतलब यार इस बंदे की ताकत का अंदाजा लगाए भी तो कैसे लगाए। ये बंदा सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और इसका डेंजरस नेचर तो इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। यार आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये वही ब्लैक फ्रीजा था जिसकी ताकत को गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल पे बताया गया था। इससे आप अंदाजा लगा लेना। फ्रीजा को खत्म करने के बाद विजिटो अपना बचा हुआ काम पूरा करता है, और वो काम था इस पेड़ को पूरी तरह तबाह करना। विजिटो डिस्ट्रक्शन पावर का इस्तेमाल करता है और इस पेड़ को पूरी तरह मिटा देता है। इस तरह से मिटा देता है जैसे ये कभी उगा ही नहीं था, इसकी कभी एक्सिस्टेंस ही नहीं थी। ऐसा करते ही बाहर की दुनिया में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। इस पेड़ की जड़ें खत्म हो जाती हैं तो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर पहले जैसा हो जाता है। साथ ही जैसे ही पेड़ तबाह होता है यहाँ पे बना हुआ बैरियर भी तबाह हो जाता है। शायद ये इसी की एनर्जी से बना हुआ था। जिस काम के लिए सभी जी फाइटर्स यहाँ पे आए थे वो काम हो गया था। ये पेड़ तबाह हो गया था, इसके पीछे का मेन बॉस तबाह हो गया था, पर अभी भी एक काम बाकी था। क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो काम क्या होने वाला है? वैसे ये बात तो कहानी में आगे पता चल ही जाएगी।